है, ये शुरू हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि शिव के इस तरह से करने से विष्णु ने कोई दूसरी शादी नहीं की थी, ब्रह्मा ने वैध रूप से कोई दूसरी शादी नहीं की थी। गलत ढंग से की हो तो बात अलग है, अवैध तरीके से। अवैध तरीके से तो उन्होंने सरस्वती को रख लिया था, तो वो बात अलग है। लेकिन वैध तरीके से दूसरी शादी करने का रिवाज कि जिसे हम अनमेल विवाह कहते हैं, यद्यपि बीच बीच में विद्यानिवास जी ने जिस रूप में इसे रेखांकित किया है वो बड़ा रोचक है। वो उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान इसलिए देना चाहिए कि सती जलकर मरी थी, और आज के ज़माने में यद्यपि विद्यानिवास जी ने इसका एक्सटेंशन नहीं किया, निबंध में विस्तार नहीं किया, आज के ज़माने में अगर पत्नी जल के मर जाए और वो भी पिता के घर में, तो क्या कहते हैं, वर को भी जेल हो सकती है। क्योंकि दक्ष तो बड़े समर्थ थे, राजे ही थे। वो तो क्या कहते हैं, पुलिस को पैसा रुपया खिला करके कह देते कि शिव ने इतना तंग किया कि वो मायके में आके मर गई, तो शिव को जेल भी हो सकती थी। तो लेकिन इसका एक्सटेंशन नहीं किया। एक्सटेंशन ये किया कि जो लोग जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिनको एक बच्चा भी हो, बड़ा बच्चा हो, अगर वो दूसरी शादी करते हैं तो उसकी विडंबना क्या होती है। दूसरी शादी कर तो लेते हैं, उनका घर भी बस जाता है, लेकिन दूसरी विडंबना क्या होती है। दूसरी विडंबना ये होती है कि औरत बहुत सिर चढ़ी हो जाती है, फिर पति की नहीं चलती, फिर जो चलती है वो पति की चलती है। और सच बात यह है कि पति जो है वो पत्नी की भूमिका में आ जाता है, आदमी का घर व्यवस्थित हो जाता है, सिस्टमेटिक हो जाता है। लेकिन घर में चलती पति की नहीं है, पत्नी की चलती हैं। एक चीज़ और भी कि चूँकि नंदी पे चढ़ के गए थे, तो और शादी में कहते हैं कि जिस सवारी से आप जाते हैं शादी में, उसका बड़ा महत्व हो जाता है। बर अगर घोड़े पर चढ़ के जाए तो उसका बड़ा महत्व हो जाता है, रथ पे चढ़ जाए तो उसका भी बड़ा महत्व हो जाता है। तो शिव जी तो नंदी पे चढ़ के गए थे। कुबेर के पुष्पक विमान को उन्होंने शादी के लिए स्वीकार कर दिया था। नंदी को भी लगता था कि भाई इनके सुख में दुख में कहीं भी ले जाने में हमेशा मैं अपनी पीठ पर लाद के ले जाता रहा हूँ, और अब जब शादी की बारी आए तो पुष्पक विमान में चढ़ के जाएंगे। तो मतलब शिव ने इस बात का बड़ा ख्याल रखा। तो उसका जो महत्व स्थापित हुआ कि भाई बैल की पूजा की जानी चाहिए, वो कृषि सभ्यता का भी प्रतीक है और ताकत का भी प्रतीक है। और ये अर्थ शिव से चल कर के हमारे जो अशोक चक्र है, तो हम देखेंगे कि वहाँ तक आता है। अशोक चक्र में केवल सिंह ही नहीं है, बल्कि नीचे हम अगर ध्यान देखें, जो चक्र है उसके एक तरफ जो है बैल के बड़े मजबूत कंधे भी हैं। विडंबना ये है कि अब तो पूंजीवादी व्यवस्था आ गई है, और पूंजीवादी व्यवस्था में ये बैल के कंधों को ट्रैक्टर ने निरर्थक कर दिया है। लेकिन जिस सभ्यता से बैल जुड़ा रहा है, जिसे हम सामंती व्यवस्था कहते हैं, कृषि व्यवस्था कहते हैं, तो उसमें गाय और बैल ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण थे। और अगर हम गोदान को भी देखें, यद्यपि हमें निबंध से बाहर जाना पड़ेगा, तो गोदान में गाय की लालसा के पीछे केवल दूसरे लोक में और पुण्य की ही लालसा नहीं है, बल्कि कृषि कल्चर में जो गाय की महिमा है वो भी इससे जुड़ता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बैल का महत्व स्थापित हो गया। सबसे बड़ी बात एक चौथी जो है ये है, चौथी या पांचवी, कि गणेश की जो पूजा होती है हिंदुओं के यहाँ, कि कहीं कभी भी शादी करने जाएं तो कोई भी आप शुभ प्रसंग करें, किसी को अगर पत्र भी लिखते हैं, मांगलिक प्रश्न लिखते हैं, तो श्री गणेशाय नमः पहले ही आता है। उसमें शादी का कार्ड छपता है तो उसमें श्री गणेश का नाम पहले आता है, वक्रतुंडम महाकायम वगैरह वगैरह। तो मैं ये कह रहा हूँ कि और जब द्वार पूजा होती है तो उसमें सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। तो चूँकि शिव ने हट कर दिया था कि पहले हमारे बेटे की पेट पूजा करिए तब मैं शादी करूँगी, तो वहीं से ये चलन चल गया। तो इतिहास में हिंदुओं में जो ये प्रथाएं रूढ़ हो गई हैं, तो शिव का महत्व ये है कि ये सब शिव के विवाह से ही चला। सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यानिवास जी चाहते तो ये पौराणिक प्रसंग पर आधारित निबंध है, इसको बड़ा कठिन बना सकते थे, लेकिन
विद्यानिवास मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि अपनी संस्कृत साहित्य का, संस्कृत भाषा का, पुराण का, इतिहास का गंभीर ज्ञान होने पर, गहन अध्ययन करने के बावजूद, सच बात ये है कि ये दोनों हमारे जो निबंधकार हैं, विद्यानिवास जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये मूलतः संस्कृत माध्यम से पढ़े लिखे हुए लोग हैं और जो हिंदी में आए थे। विद्यानिवास जी इलाहाबाद के पढ़े हुए हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं तो संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय से पढ़े हुए हैं। बावजूद इसके ये जो है अपनी पंडिताई, संस्कृत का जो ज्ञान है, उसका जो पांडित्य है, ये गला देते हैं अपने लोक प्रीति से या लोक संस्पर्श से, क्योंकि ये दोनों गांव के भी हैं। उज्ज्वलिया के क्या कहते हैं, आरत दुबे छपरा के ये हैं अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तो देवरिया के एक गांव के विद्यानिवास जी भी हैं। तो ये लोग, इनका जो लोक संस्कृति है, लोक जीवन से जो गहरी प्रीति है, गांव से जो प्यार है, ये जो प्यार है वो भारी पड़ जाता है, सरलता और सरसता भारी पड़ जाती है, तो इनका पांडित्य जो है उसमें गल जाता है। तो कहीं से भी इस पूरे निबंध में वो पांडित्य नहीं मिलेगा। सच बात है कि जैसे ऐसा लगता है कि हम गांव के ही किसी आदमी के विवाह की कथा सुन रहे हैं, तो उसका कारण यही है। तो विद्यानिवास जी और इनमें एक चीज़ जो है वो विशेष रूप से देखने को मिलती है निबंधों में। फ़र्क ये है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी अनुसंधान की तरफ चले जाते हैं, इतिहास की तरफ ज़्यादा जाते हैं। वो अपने लोक संस्कार का, लोक संस्कृति प्रेम का, या गांव से जो अपना सहज लगाव है, वहाँ की जो सरसता है, उसका उतना क्रिएटिव इस्तेमाल, सृजनात्मक इस्तेमाल नहीं करते जितना कि विद्यानिवास जी करते हैं। विद्यानिवास जी हो सकता है कि अपना कोई निबंध जो है वो गांव के गीत से ही शुरू कर दें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये खूबी, और इसमें सबसे कमज़ोर कुबेरनाथ राय हैं। उनमें गरिष्ठता जरूर है संस्कृत की, लेकिन कम से कम द्विवेदी जी में और विद्यानिवास जी अपनी सृजनात्मकता से इस चीज़ को मतलब दूर ही रखते हैं। तो और उसका इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। तो ये, और इसका परिणाम ये है कि इनके निबंध जो है गरिष्ठ नहीं बनते, बिल्कुल आपको शामिल कर लेते हैं। और चूँकि आत्मपरकता उसका एक तत्व है, तो वो आपको साथ साथ लेके चलते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हम निबंधकार के मुँह से ही उसका निबंध सुन रहे हैं, उसकी बातें सुन रहे हैं, तो आप भी शामिल उसके साथ हो जाते हैं, तो और मज़ा आता है। जो निबंधकार अपने पाठक को अपने से जितना दूर रखता है, उसका निबंध उतना ही गरिष्ठ होता है, उसमें उतनी ही सृजनात्मकता कम होती है। और पंडित रामचंद्र शुक्ल विचारात्मक निबंध लिखते हैं, तो वो निबंधकार को एक पात्रता की मांग करते हैं कि अगर आपकी बौद्धिक तैयारी नहीं है तो शुक्ल जी आपको अपने साथ बहुत दूर तक नहीं ले चल सकते। पढ़ने के लिए आप 1-2 पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर आपको उनका साथ छोड़ना पड़ेगा। तो पंडित रामचंद्र शुक्ल अपने विचारात्मक निबंधों में हमारे दिमाग को समृद्ध करते हैं, बुद्धि को समृद्ध करते हैं। और सच बात यह है कि अगर आप बुद्धि से सजग नहीं हैं तो शुक्ल जी के निबंध नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास जी के निबंधों को पढ़िए, वो चाहे आत्मपरक हों, चाहे ललित निबंध हों या सांस्कृतिक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के हों, तो आप ध्यान में रखिए, अपने चिंतन से आतंकित नहीं करेंगे। चिंतन की बात होती है, लेकिन वह चिंतन की बात इतनी रस भीगी होती है, रस में डूबी होती है कि आपको बहुत आनंद आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये वहीं जब आप कुबेरनाथ राय के पास जाएंगे तो वो निबंध इतने नीरस हो जाते हैं कि ठीक है, पढ़ के तो आपको कुछ मिलेगा, लेकिन वो मज़ा आपको नहीं आएगा। व्यक्तित्व व्यंजक निबंध के अलावा उदाहरण के लिए जैसे हरिशंकर परसाई हैं, वो व्यंग निबंध लिखते हैं, वो भी समझना चाहिए। तो उनका ध्यान जो है समाज की जो विकृतियां हैं उन्हीं को अपने व्यंग का निशाना करते हैं। तो वो जो है हमारे दिमाग में जो है वो तीर मारना चाहते हैं। वो तरीका विचारात्मक निबंधों से बिल्कुल अलग होता है। सोए हुए दिमाग को, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है,
उसकी तरफ वो व्यंग्य का तीर मारकर, अपने निबंध रूपी व्यंग का तीर चला करके हमारा दिमाग जो कुंद हो गया है, भोथरा हो गया है, उसे वो जागरूक करते हैं, उसे जागृत करते हैं। तो थोड़ा सा व्यंग निबंधकार का प्रयोजन अलग हो जाता है। इसलिए एक व्यक्तित्व व्यंजक निबंधकार की जो क्रीड़ा है, जो सृजनात्मकता है, वो हमें आनंद से, विनोद से सराबोर किए रहती है। तो एक बहुत बड़ी विशेषता ये व्यक्तित्व व्यंजक और ललित निबंधों की होती है। सबसे बड़ी बात ये कि कैसे पता चलेगा कि ये निबंध पौराणिक विषय वस्तु को लेकर के भी उस मानसिकता में रचा हुआ नहीं है। तो जब हम भाषा की क्रिएटिविटी पर जाएंगे, भाषा की सृजनात्मकता पर जाएंगे, तब पता चलेगा। हमारे बोल चाल के, किसी भाषा के जीवंत होने का, किसी भाषा के जीवित होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसमें उसके मुहावरे आनी चाहिए और आपको पता न चले, उसमें उसकी कहावतें आनी चाहिए। तो मतलब आपको लगे ही नहीं कहावतें हैं। जब बहुत आप जागरूक होकर पढ़ें तो आपको पता चले कि अरे भाई, धुनी रवाना भी है, अरे बिन घरनी घर भूत का डेरा भी कहावत है, अरे सिर चढ़ी होना भी है, अरे बहुत सारे इसी तरह से क्या है, नाक रखना भी है, अरे क्या नाक कटाना भी है, अरे। तो मतलब ये सारे आप देखेंगे कम से कम 20 मुहावरे इस तरह से खप गए हैं निबंध में, इस तरह से खप गए हैं। ये कुशलता हमारे कथाकारों में, प्रेमचंद में थी, भीष्म साहिनी में थी ये कुशलता कि आपको लगेगा कि पता चला एक पैराग्राफ में 2-2, 3-3 मुहावरे भरे पड़े हैं, और जब आप जागरूक हो तब पता चलेगा। तो इससे भाषा बड़ी जीवंत बनी रहती है, क्योंकि गांव का आदमी जो है वो बात करते करते मुहावरों का इस्तेमाल करता है, कहावतों का इस्तेमाल करता है। और इस निबंध को भाषिक तौर पर जीवंत बनाने की जो शब्दावली है, वो पूरी हमारे ज़माने की राजनीतिक शब्दावली है और राजनीतिक माहौल है, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा प्रधानमंत्री के रूप में शिव जी दिख जाएंगे, गृह मंत्री के रूप में पहले सती थी, मर गई, फिर पार्वती आईं, चीफ सेक्रेटरी के रूप में आपको गणेश जी दिख जाएंगे, पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में गंगा जी दिख जाएंगी, रक्षा मंत्री चूँकि सैनिक थे भैरव जी उनके, तो रक्षा मंत्री के रूप में सैनिक भैरव जी दिख जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ आज के लोकतंत्र में एक विदेश मंत्रालय होता है, विदेश मंत्रालय का मतलब आदमी जो बाहर जा करके देश का संबंध वो करता है। तो ये काम जो है नंदी करता था, शिव जी को ले जाकर। पता चल रहा है कि हिमालय से चला तो दक्षिण भारत में ले गया और शिव जी मुर्गुन बन गए। पता चला कि वो जो है इधर गुजरात की तरफ आया, शिव को सोमनाथ तक ले गया। पता चला कि वो पूरब की तरफ लेके गया, कामाख्या और क्या कहते हैं असम मणिपुर तक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो है वो है, चूँकि वित्त विभाग कुबेर संभालते थे, तो पता चला कि कुबेर जो है वित्त मंत्री हो गए। तो ये जो राजनीतिक शब्दावली है, और इस राजनीतिक शब्दावली में कुछ और भी शब्द राजनीतिक शब्दावली के दायरे के भी हैं, बाहर के भी हैं। जैसे साजिश है। अब साजिश शब्द का इस्तेमाल जिस संदर्भ में किया है, अगर उस संदर्भ से अगर इसको अलग कर दें हम, ज्योतिष दंड फंद इस्तेमाल किया है। और सच बात, हमारे ज़माने में जितना बड़ा दंड फंद धर्म का है, कथावाचकों का है, जो कथा वाचन करते हैं, हम सभी जानते हैं कि उतना बड़ा ही दंड फंद जो है वो ज्योतिषियों का है। तो अगर आज के ज्योतिषियों के दंड फंद को समझना हो तो विद्यानिवास जी मिश्र की इस बात को याद रखना चाहिए कि ज्योतिषी जो है दंड फंद करके किसी बूढ़े की भी शादी पार्वती जैसी क्या कहते हैं, जो अभी बच्ची जैसी लड़की है, उससे फंसाकर कर सकते हैं, उसका दिमाग भी बदल सकते हैं। तो ज्योतिष के ये दंड फंद जो है ये हमेशा कल्याणकारी नहीं होता है। स्कैंडल तो बहुत सारे क्षेत्रों में है। स्कैंडल सेक्स के क्षेत्र में चलता है, बहुत सारे स्कैंडल आ रहे हैं अभी। जैसे गुजरात में क्या कहते हैं,
भुज का एक स्कैंडल आया है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये राजनीतिक स्कैंडल हो सकता है, ये सेक्स का स्कैंडल हो सकता है, ये आर्थिक क्षेत्र का स्कैंडल हो सकता है। तो ये शब्द भी विद्या निवास जी ने जो है क्या कहते हैं हमारे लोकतंत्र के माहौल से ही उठाया है। तो ये एक तरफ ये जो निबंध है अपने अर्थ में पुराण के विषय, पुराण की कथा, पुराण के पात्र की रक्षा करते हुए हमारे जमाने का अर्थ का ये सृजन करता है और भाषा को भी बहुत सृजनात्मक ढंग से ये कायम रखता है। हाँ, आप सभी को नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।